तो मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ जारी है। आबकारी नीति मामले में सिसोदिया से पूछताछ चल रही है। सीबीआई हेडक्वार्टर के पास आप कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, केजरीवाल की तरफ से ये बयान सामने आया है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जितने भी कार्यकर्ता सीबीआई दफ्तर के बाहर बैठे थे, नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें हटा लिया गया है। और केजरीवाल की तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। बता दें आपको, शराब नीति को लेकर पूछताछ चल रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई दफ्तर वो पहुंचे हैं और ऐसे में बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी। खुद मनीष सिसोदिया ने भी ये बयान दिया। आज सुबह वो अपने घर से निकले और ऐसे में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा था आम आदमी पार्टी का। और अभी मनीष सिसोदिया के साथ पूछताछ चल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे जी दिल्ली मीडिया संवाददाता तरुण कुमार से। तरुण, ताजा अपडेट क्या है? आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें हटा लिया गया है, मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही है, अपडेट क्या है? देखिए, अब सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर तो वैसे भी कोई नहीं था, लेकिन 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा वहां पर भंग ना हो उन्हें डिटेन कर लिया है। हालांकि हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है पुलिस को, और उनके साथ में उनके जो वर्कर्स थे उनको भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। डिटेंशन में उनको रखा गया है। सीबीआई मुख्यालय के बाहर शांतिपूर्वक माहौल बना हुआ है। 3 घंटे का वक्त होने को आया है जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी है। इस बीच एक ब्रीफ ब्रेक भी हुआ होगा। जब मनीष सिसोदिया को अगर किसी चीज की जरूरत है तो उन्हें वो मुहैया कराई गई होगी। अभी तक 3 घंटे की पूछताछ जब से शुरू हुई है, उससे पहले तो हमारे सोर्सेज ने कुछ फहरिस्त दी थी कि आप 15 सवाल सीबीआई की टीम के समक्ष हैं जिनसे जानकारी ली जाएगी, जिन पर जानकारी ली जाएगी। और उसके बाद जो सवालों का जो दायरा था उसको देखकर महसूस यही हो रहा था कि उसको क्रॉस एग्जामिन बाद में किया जाएगा। और उसके बाद अगर कुछ आशंका बनती है कि मनीष सिसोदिया कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जो कि उनके को एक्यूज विजय नायर अलग बयान दे चुके हैं, महेंद्रू अलग बयान दे चुके हैं, या फिर XYZ जिनके भी नाम इस मामले के अंदर आ रहे हैं, जो पॉलिसी की ड्राफ्टिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन, या फिर जो लाभकारी पक्ष है शराब कारोबारियों का, उनसे जुड़ा हुआ कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन जो मनीष सिसोदिया कुछ और बता रहे हैं, लेकिन किसी और इंटेरोगेशन के अंदर किसी और आरोपी ने कुछ और बताया है, तब मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चूंकि कोर्ट इस आधार के ऊपर कस्टडी दे देता है जांच एजेंसी को, और प्राइमरली अगर किसी एक्यूज को लेकर जाया जाता है तो वैसे भी 7 दिनों की कम से कम कस्टडी दे दी जाती है कि कम से कम प्रोसिक्यूशन को ये आधार ना मिले कि अदालत ने उनको कम समय दिया है, लिहाजा उनको पूछताछ का वक्त नहीं मिला, या फिर ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि जिस तरफ जांच जा रही थी वो वैलिडेट कर रही थी, आरोपी की धरपकड़ हो रही थी, उसकी मुश्किलें बढ़ रही थी, तो एजेंसी को अदालत की तरफ से ये कस्टडी ग्रांट कर दी जाती है। लेकिन फिर भी एक भी अगर पक्ष ढीला रहा, जो कि जांच एजेंसी के समक्ष बड़ी चुनौती है। नेशन वाइड जो है ये रेड इस मामले के अंदर हुई है, और आम आदमी पार्टी जिस तरह से प्रचारित कर रही है कि निष्पक्षता सवालों के घेरे में है, लिहाजा फूंक फूंक कर जांच एजेंसी भी कदम रखेगी ताकि किसी भी आधार के ऊपर एक्यूज के काउंसिल को ये समझाने के अंदर कामयाबी हासिल ना हो जाए कि जो जांच एजेंसी की कार्रवाई है वो निष्पक्ष नहीं है, और जो आरोपी है उनका जो आरोप फ्रेम किए जा रहे हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जिस तरह की सोर्सेज के माध्यम से FIR दर्ज की गई है, और ये बताया जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के करीबी हैं, और दिनेश अरोड़ा वो हैं जो कि महिंद्रो से 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन कर पाए हैं, और ये वो इसलिए कर रहे थे ताकि ब्लैक के ऊपर वो मनीष सिसोदिया को इसका लाभ पहुंचा सके। जिस तरह से विजय नायर के केस के अंदर भी हुआ कि ED ने उनकी डिमांड इसलिए मांगी थी कि वो एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस लिहाज से थी कि वो अधिकारियों के अंदर ब्लैक का पैसा दिया करते थे, जो कि एक शराब कारोबारियों से एकत्रित जो L1 के लाइसेंसी थे, जो दूसरे लाइसेंसी को जो रिटेल का कारोबार करते थे, उनसे क्रेडिट नोट के आधार पर लिया करते थे। लेकिन फिर विजय नायर के इशारे के ऊपर अधिकारियों को पैसिफाई किया जाता था, उनको ऑब्लाइज किया जाता था। ये चीजें ऑथेंटिकेट ED नहीं कर पाई, लिहाजा इसी कारण जेसी में भेज दिया गया विजय नायर को। अभी तिहाड़ जेल के अंदर ही हैं वो, और जो लास्ट हेयरिंग थी उसके अंदर प्रोसिक्यूशन ने ये तक माना कि विजय नायर से पूछताछ के लिए अब उनको कुछ और नहीं चाहिए। इससे चीजें गड़बड़ा जाती हैं, और इसी कारण मौका मिल जाता है राजनीतिक पार्टियों को
निष्पक्षता जांच एजेंसियों की कटघरे में खड़ा करने के लिए। सीबीआई ये जोखिम मोल नहीं लेगी, लिहाजा बहुत परिपक्व तरीके से पूछताछ की जाएगी और जब वैलिडेट हो जाएगा कि बयानों के अंदर विरोधाभास है, एक बात के ऊपर मनीष सिसोदिया कुछ और जवाब दे रहे हैं, उसी बात के ऊपर विजय नायर कुछ और जवाब दे रहे हैं, महेंद्र कुछ और जवाब दे रहे हैं, या फिर पांडे कोई और जवाब दे रहे हैं, या फिर एक्साइज की जो जांच अधिकारियों के ऊपर चल रही है, आनंद तिवारी सरीखे लोगों की, पूर्व एक्साइज कमिश्नर की, उनसे इंटेरोगेशन के अंदर कुछ और बात सामने आ रही है, तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये तो है जो प्रोसिक्यूशन लेकर चल रहा है कि जांच इस दायरे के अंदर आगे बढ़ेगी। इससे इतर जो राजनीतिक घटनाक्रम दिल्ली के अंदर आज देखने के लिए मिला, वो किसी भी विपक्षी पार्टी का एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। एक चुपचाप तरीके से सुनवाई के अंदर जाना, चुपचाप तरीके से जांच को आमना सामना उसका करना, ये एक अलग चीज है, लेकिन इस तरह का नैरेटिव गढ़ने से क्या मैसेज दिया जा रहा है? वो मैसेज सीधा है गुजरात की जनता को, जो कि कुछ दिनों के अंदर वोट डालने जा रही है। 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी वहां पर दावा कर रही है कि मनीष सिसोदिया की अगर आशंकित अरेस्टिंग होती भी है तो इसका उनको सीधा राजनीतिक फायदा मिल सकता है। तो क्या मनीष सिसोदिया के अरेस्टिंग जो सवालों की फहरिस्त है उससे आशंकित मानी जा रही है? जवाब ना में आ रहा है, चूंकि लगता नहीं है कि सीबीआई कच्चा खेलेगी, लेकिन अगर इंटेरोगेशन लंबी खिंचती है तो ये संभावना बढ़ती जाएगी। जिस तरह से पहली रेड के दौरान भी महसूस हो रहा था कि 13 घंटे हो गए, 14 घंटे हो गए, तो शायद लग सकता है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ सीबीआई को पुख्ता सबूत हासिल हो गए हैं, लेकिन फिर भी 4 गाड़ियां मनीष सिसोदिया के घर में दाखिल हुई, 4 गाड़ियों के अंदर सबूत भी डाले गए। क्या सबूत थे अभी तक वो पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं है। लॉकर्स के अंदर क्या कुछ मिला है ये भी पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं है। लिहाजा आज की पूछताछ के बाद भी अगर कुछ सार्वजनिक, औपचारिक या अनौपचारिक सीबीआई की तरफ से नहीं आता तो आम आदमी पार्टी को एक ये एस्केप डोर जरूर देगा और नए सिरे से राजनीतिक आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हल्ला बोल सकती है। बिल्कुल तरुण, और ये भी देखा गया है कि काफी पहले से, लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी ये कहती हुई, दोहराती हुई नजर आ रही है कि गिरफ्तारी होगी और ऐसे में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी। आज भी वही बात दोहराते हुए मनीष सिसोदिया देखे सीबीआई के दफ्तर पहुंचे और ऐसे में आमतौर पर तरुण अगर क्या होता है इस तरह के मामलों में जब पूछताछ होती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 2 चरण में पूछताछ होगी मनीष सिसोदिया के साथ, और ऐसे में क्या गिरफ्तारी ऐसे होती है आमतौर पर पूछताछ के बाद? बिल्कुल हो जाती है गिरफ्तारी। विजय नायर इससे पहले पब्लिक डोमेन में नहीं था कि वो 7 बार ईडी के समक्ष जा चुके हैं पूछताछ के लिए। 8वीं बार जब उनको बुलाया गया तब ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया था। दुर्गेश पाठक का एग्जाम्पल अगर मैं लूं, दुर्गेश पाठक बताया जा रहा है कि उसको ईडी ने इसलिए सुनवाई के लिए बुलाया कि मुंबई के अंदर विजय नायर की माताजी को उनका स्वास्थ्य जानने के लिए विजय नायर क्योंकि दिल्ली के अंदर थे, लिहाजा दुर्गेश पाठक मुंबई में गए थे उनकी माता का हालचाल जानने के लिए, और उसके अगले दिन ही ईडी की रेड हो गई। ईडी ने जब साक्ष्य खंगाले कि पिछले 24-48 घंटे के दौरान इस घर के अंदर कौन कौन आया था, तो उनको पता लगा कि दुर्गेश पाठक आया था। लिहाजा दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन भेज दिया और उनको पूछताछ के लिए बुलाया और उनसे कई घंटों की पूछताछ चली। लिहाजा जो रडार के ऊपर है जांच एजेंसियों के, वो कोई भी हो सकता है और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पहली आज समन के दौरान पूछताछ हो रही है तो अरेस्टिंग की शंकाएं बहुत कम है। अगर सीबीआई के पास, ऐसा नहीं कह सकते कि आज ही सीबीआई इंक्वायरी करना शुरू कर रही है, ये मानकर चलना चाहिए कि दूर दूर तक अगर एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग, इंप्लीमेंटेशन, उससे अर्जित लाभ का किसी से भी दूर दूर तक अगर कोई लेना देना था तो अभी तक वो सीबीआई के संज्ञान में आ चुका होगा। सीबीआई सिर्फ अब एस्टेब्लिश कर रही है कि अपनी एफआईआर को तर्कसंगत ठहरा सके और उसके आधार के ऊपर अरेस्टिंग जाहिर करें और ऐसी परिपक्व तरीके से बहस करें कोर्ट के अंदर जाकर, ताकि जो आरोपी पक्ष है उसको किसी भी तरह की राहत ना मिल पाए। तो आप मानकर चलिएगा कि जो प्रिलिमिनरी जानकारियां हासिल करनी होती हैं, जो अकाउंट्स को खंगालना होता है, या फिर मनीष सिसोदिया की संलिप्तता अगर एस्टेब्लिश होनी ही होती है, तो अभी तक अगर सीबीआई के पास कुछ पुख्ता सबूत मिल गए होते तो अरेस्टिंग कब की हो गई होती। सीबीआई मानकर चल रही है कि मामला चूंकि पॉलिटिकल भी है और बहुत संजीदा इसलिए भी है चूंकि उपराज्यपाल की सिफारिश के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है और संभवतः ये पहली कार्रवाई थी डीटीसी के प्रोक्योरमेंट से पहले जो विनय सक्सेना की तरफ से की गई थी। इससे पहले भी पैरेलल हैंड के ऊपर एमएचए की इंक्वायरी न्यू एक्साइज पॉलिसी के ऊपर चल भी रही थी। लिहाजा आसानी से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, बहुत हल्के तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है फूंक फूंक कर कदम रखा जाएगा।